ये वी लुकअप में ऑलमोस्ट लगभग नॉट ओनली वी लुकअप, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख रखा है मैंने, जैसे कि इसमें एरर हैंडलर देखोगे, डेटा वैलिडेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, नेम मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, टेबल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, अलग अलग शीट से कैसे लगाओगे, डिफरेंट वर्कबुक से कैसे लगाओगे, हेडर के बेस पे कैसे लगाओगे, रो मैच ज्वाइंस लेफ्ट सर्च मिड स्पेस को कैसे हैंडल करोगे, चूज फंक्शन के साथ कैसे करोगे, मल्टीपल टेबल्स पे कैसे लगाओगे, डायनामिक रेंजेस पे। तो ऑलमोस्ट ये 26 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो ये जो 26 है ना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इस वी लुकअप के बाद आपसे कभी कोई वी लुकअप में कोई सिचुएशन स्किप नहीं हो सकता। लिटरली मैं इस चीज़ को इंश्योर कर सकता हूँ कि 95% चीज़ें वी लुकअप से बाहर कोई भी इंटरव्यू कभी भी दोगे ना, चाहे आप 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस का भी दो, तो भी इस सिचुएशन से रिलेटेड कभी बाहर चीज़ें नहीं आ सकती। रेयरली हो सकता है कुछ आ जाए। तो देखो यहाँ पे आपका एक टेबल्स है, इसी टेबल्स को हम डेटा में यूज करेंगे। ठीक है, देखो वी लुकअप, वी फिर वी मीन्स होता है वर्टिकल, यानी जो आपका टेबल्स में जो सारे कॉलम्स हैं ना, जैसे जो प्राइस का कॉलम है तो ये वर्टिकली स्टैंड आउट होता है, तो उस केस में आप वी लुकअप यूज करते हो। ठीक है, ये एक इनवॉइस का एक टेबल है, दूसरा यही इनवॉइस की टेबल ये इस तरीके से अरेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ है जो वो फ्लो हो रही है कॉलम्स के फॉर्मेट में, यानी कि जो हेडर है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसे आप यूज करना होगा, इस पर कुछ कैलकुलेशन करना, तो आप इसे एच लुकअप यूज करोगे। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल, वी मीन्स वर्टिकल, यानी कि आपका जो डेटा है, सोर्स डेटा, जिस डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा है, वो डेटा अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप लगेगा, अगर ये हेडर जो है वर्टिकल है तो वी लुकअप लगेगा। तो ये दोनों ही इनवॉइस की टेबल हैं, सेम टेबल है, कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इस बात का है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। फर्दर आपका कमीशन का टेबल है, ये कमीशन का टेबल है, और ये टैक्स का एक स्लैब है। आप नोटिस करोगे कि जितने भी टेबल्स देखोगे 95% आप यही वाले टेबल्स देखोगे, 5% चांसेस होंगे कि ये वाले टेबल्स देखो, अदरवाइज हमेशा यही वाले टेबल्स आप देखोगे, वर्टिकल वाले। ये एक और टेबल है, एचआर की टेबल है, ह्यूमन रिसोर्स की टेबल है। तो अलग अलग डेटा में, मतलब सीनेरियोज में हम यही सारी चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल है कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ एग्जैक्ट मैच। एंड देखो एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू मैच कर रहे हो वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हो। तो अभी आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, मैं क्या एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो आपका जो एक टेबल है, ये आपका एक टेबल है, वही वाला टेबल जो पीछे आपने देखे थे, ये टेबल है, और दूसरी ये वाली है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स भरी पड़ी है। यहाँ पे आपको जैसे सनसेट लिखा है तो सनसेट की प्राइस बतानी है आपको, तो आप इसमें देखोगे, इस वाली आपकी मेन टेबल है, तो इसमें आके आपने देखा कि सनसेट की प्राइस होगी ये वाली भाई, कॉलम नंबर 4 में है। तो ये कॉलम नंबर 4 ना इस डेटा रेंज के हिसाब से है, यानी कि ये पहला कॉलम, इसे मत समझो कि कॉलम में, चाहे अगर ये डेटा आपका यहाँ पे होता ना तो भी, चौथे में ही होता तो भी कॉलम नंबर 4 होगा। जैसे यहाँ पे प्राइस है, इसके लिए कॉलम नंबर 2 में है, इस रेंज में, तो वैसे इस रेंज में आपने देखा प्राइस नंबर है चौथे कॉलम में, कॉलम नंबर 4 पे है प्राइस। तो देखो ये लगाओगे कैसे, तो वी लुकअप आप देखिएगा, तो वी लुकअप में सबसे पहले बोला लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू से आपको सर्च करनी है, तो आपको ये सनसेट है सर्च करना, सनसेट का ही प्राइस बताना है, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करोगे। देखो जो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, वो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये उस रेंज में जैसे सनसेट सर्च करोगे तो सनसेट मिलेगा बुमरैंग वाले कॉलम में, तो हमेशा सिलेक्शन आपका यहीं से सिलेक्ट होगा रेंज के लिए। तो मैंने रेंज के लिए ये वाला सिलेक्शन ले लिया, दैट्स फाइन। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्राइस, यानी कॉलम नंबर 4 से,
तो प्राइस चूंकि कॉलम नंबर चौथे में है, पहला बुमरैंग है, पार्ट नंबर है, फिर फ्लाइट रेंज है, फिर प्राइस है, तो आपने लिखा कॉलम नंबर 4। और जो लास्ट में ये वाला जो होता है लुकअप रेंज, रेंज लुकअप ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो 0 लिखो, और एग्जैक्ट मैच मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके क्लियरिटी के लिए, तो आप 0 लिख के फॉलो आगे बढ़ोगे और एग्जैक्ट मैच आप लोगे हमेशा। तो देखो एंटर मारा आपने तो सनसेट की प्राइस आपको 20.95 दे रहा है, जो कि सही है। ठीक है, अब इसे अगर आप ड्रैग करोगे, आप इसे अगर आप ड्रैग करो नीचे, तो देखो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं नीचे, तो ये मेरा फॉर्मूला आ रहा, सनशाइन का है 18.95। ठीक है भाई। अब बेलेन का अगर आप देखो तो हैश एन आ गया, बेलेन की प्राइस यहाँ पे है, यानी चाहिए थी 26.95। तो रीजन क्या हो रहा है, इसे ना देखो F2 करो, यानी F2 करने पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि आपका जो रेंज है वो खिसक के नीचे जा रहा है ना। ये रेंज देखो मैं माउस रख भी रहा हूँ, है ना, नीचे तो जा रहा लॉक है। करने हैं। हाँ, तो ये लॉक कर देना चाहिए था पहले वाले में ही। आप इसे लॉक करो, पूरी तरीके से लॉक है, रेंज तो चलने की जरूरत नहीं। अब इसे ड्रैग कर लो, परफेक्टली आपको आंसर देता रहेगा। ठीक है। अब ये सिंगल यूनिट का, ये 3 यूनिट का प्राइस है, तो भाई सिंपल इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 यूनिट का आपको प्राइस मिल जाएगा। ठीक है। नाउ देखो अब अगला भी देखो, अगला भी सेम वही है आपका। तो अगले में आपने बेलन लिखा, वी लुकअप। देखो आपको अगर बेलन हाथ से लिखना होगा ना तो आप ऐसे लिखोगे डबल कोट के अंदर, लेकिन ये डबल कोट के अंदर अगर आप हाथ से लिखोगे ना तो ये हमेशा बेलन का ही बताएगा सबके लिए, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम रेफरेंस लगा के लिखते हैं भाई। कॉलम नंबर 4 एंड 0 एंड हिट एंटर। तो ये बेलन ही रहेगा, बदलेगा कभी नहीं, सब में सेम प्राइस देगा, बेलन का ही देगा। तो अगर एक वैल्यू कभी ऐसी हो सीट पे नहीं लिखना हो, कहीं रेफर नहीं करना हो, तो आप डबल कोट करके लिखोगे, तो ये आप सही दे रहा। नाउ जैसे देखो ये होंडा है, अब ये होंडा इसमें है नहीं, तो होंडा का उसने हैश एन दे दिया। देखो हैश एन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी ये डेटा में है नहीं। ठीक है। इसके अलावा तो ये लोगों को लगता है एक एरर है, ये एरर नहीं है, बट फिर भी लोग इसे एरर कंसीडर करते हैं। देखो एरर क्या होती है, जैसे आपने मान लो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, वी लुकअप में आपने पी लिखना ही भूल जा रहे हो, तो देखो वो भी एक एरर है। जैसे आपने पी लिखा और पी नहीं लिखा, वी लुकअप ऐसे लिख के एंटर मार दिया, तो ये नेम का एरर आ रहा है, यानी जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसका नाम सही नहीं है। तो ऐसे एरर से आपको समझने में हेल्प मिलती है कि क्या एरर मुझे क्या बता रहा है। वापस आके आप अपने फॉर्मूला का स्पेलिंग चेक करोगे, या कोई नेम मैनेजर आपने कॉल कर रहे हो, वो नेम मैनेजर का नाम कुछ और है, उसे किसी और नाम से कॉल करो तो भी एरर आएगा नेम वाला। अब लुकअप को मैंने सही कर दिया, जैसे मैं इसमें बोल दूं कॉलम नंबर 5, तो भाई देखो आपका जो रेंज है उस रेंज में अपने 4 ही कॉलम है, आप इसे कॉलम नंबर 5 बोल रहे हो। देखो इतना रेंज सेलेक्ट किया है, इस रेंज में तो 4 ही कॉलम है। अब इसे 5 कॉलम बोले तो ये रेफरेंशियल एरर देगा। रेफरेंशियल एरर का मतलब कि जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, ये रेफरेंस गलत है। तो आप आके अपने फॉर्मूला में रेंज चेक करोगे कि रेंज हमने सही सही लिया दिया है या नहीं। आप इसे कॉलम नंबर 4 करो। ठीक है। तो देखो ये वाली एरर से आपको पता लगता है कि ये होंडा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो देखो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, 4 एरर हैंडलर होते हैं आपके पास। ठीक है भाई, 3 एरर हैंडलर होते हैं, सॉरी। एक होता है इफ एरर, और एक होता है इफ एन ए,
इज एन ए। तो जो मोस्टली यूज्ड होता है वो इज एरर इफ एरर होता है। तो अभी एरर हैंडलर बता रहा हूँ ये क्या होता है क्या नहीं। देखो इफ एरर नया आया हुआ है, लेटेस्ट है, 2016 के आसपास आया है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि जो सारे एरर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे सपोज मान के चलो, ये देखो नेम का एरर आया था, रेफरेंशियल एरर आया था, हैश एन एरर आया था। तो ये दोनों जो एरर हैं, ये दोनों ही एरर हैश एन वाले एरर को खाली हैंडल कर पाते हैं, बाकी किसी भी एरर को जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। देखो एरर हैंडलर में जैसे सपोज मैं मान के कहूँ कि अगर मैं दो में कोई भी रेट है, प्रोडक्ट है, अब नंबर्स का टेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरर आ जाएगी। तो जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिएगा आप, यहाँ पे आपका रेट है एंड ये क्वांटिटी है। रेट है 10 और ये अगला रेट है 12, क्वांटिटी है 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर मल्टीप्लाई आप इसे जोड़ रहे हो, ठीक है, और इसे अपने यहाँ पे जोड़ रहे हो, ठीक है। अब देखो सपोज मान लीजिए ये रेट में किसी ने इस 10 को ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखते ही चलो ये वाली वैल्यू इग्नोर होके ये वाली वैल्यू तो जोड़ ली जानी चाहिए थी ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू की जो एरर आई उसकी वजह से मेरा सम का फॉर्मूला ही फेल हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, एक गलती की वजह से सारे पे ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो आप कहोगे कि चलो ऐसा है तो इसे इग्नोर कर दिया जाए या यहाँ पे जीरो बना दिया जाए। तो अगर कुछ एरर आएगी तो आप कहोगे कि चलो इफ एरर यूज करोगे। अब इफ एरर में देखो दो आर्गुमेंट्स होते हैं, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ये वाली जो पास कर रहे हैं आर्गुमेंट्स, अगर ये वैल्यू आ गई तो ठीक है, वैल्यू ही डिलीवर होगी आपको। अदरवाइज अगर ये वैल्यू ना आके एरर आ गई, कुछ भी एरर आ जाए, चाहे कोई भी टाइप वाली एरर आए, तो जो आप बोले वो वाला आएगा। सपोज मान लो मैं यहाँ पे हाइफन कर देता हूँ मैं, तो देखो हाइफन कर दिया हमने, तो हाइफन में जो चल गया। अब देखो जो एरर आ रही तो जो हाइफन छपेगा जो अपने दूसरा वाला पैरामीटर्स दिए हो। पहला वाले में आपने वो फॉर्मूला लिख दिया जो गुणा हो रहा है, वैल्यू आगे गुणा होने पे तो दैट्स फाइन। अगर ये एरर आ गया तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप खुद फॉर्मूला लिखो चाहे मैसेज लिखो, जो लिखोगे वही होगा। तो अब देखो जैसे इसमें मैंने 10 लिखूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपको 50 मिलेगा, दैट्स अ वैल्यू। तो वैल्यू के साथ में वैल्यू जैसा ट्रीट होगा सही सही आएगा। अगर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा गया तो ये उसे इग्नोर करके जीरो या हाइफन, जो अपने हाइफन बोले हाइफन हो जाएगा भाई। तो ये इफ एरर ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इफ एरर हम इसीलिए लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी वही हाल है कि अगर मेरी वैल्यू आ गई वी लुकअप से तो ठीक है, अदरवाइज ये जो हैश एन आ रहा है ना, तो मैं हैश एन, अब देखो आप तो मतलब एक्सेल के टेक्निकल पर्सन, आपको ये बातें पता है, बट ये रिपोर्ट किसी और के पास जाएगी ना, तो उसे इस बात का क्या पता कि ये हैश एन क्या है क्या नहीं है। तो आप उसे कुछ इस तरीके से कहोगे, इफ एरर इम्प्लीमेंट करा आपने, इफ एरर लगाया तो ये वी लुकअप लग रहा है, ठीक है। अगर ये वी लुकअप फेल होगा, कोई एरर आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं नॉट इन डेटा, तो ये छपेगा। तो ठीक है, जहाँ जहाँ पे मुझे प्राइस मिलेगी वहाँ वहाँ पे मुझे प्राइस छपेगा, जहाँ जहाँ पे प्राइस नहीं मिलेगी, जैसे होंडा है, तो अब यूजर को ये बात समझ में आएगी कि होंडा हमारे डेटा में है नहीं भाई, तो इसके लिए ये मैसेज दिया गया है। तो रिलेवेंट मैसेज ही लिखना है आप, नॉट इन डेटा, नॉट फाउंड, जीरो या हाइफन देना, कुछ भी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है इफ एरर का केस? यस सर। ठीक है। तो हैश आने वाली एरर हो चाहे कोई भी एरर हो, ये सप्रेस कर लेगा सबको। अगला देखो, जब 2003 से लेकर 13 तक ये इज एने वाला एरर चलता था।
अब देखो इज एन ए वाले एरर में क्या होता था भाई, ये एक टेबल लिया मैंने, इज एन ए भी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब ये इरिटेटिंग सा लगता है। देखो इज एन ए कहता है कि अगर आपकी वो वाली वैल्यू अगर एरर आ गई, अगर हैश एन ए वाली एरर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों हैश एन ए पर ही काम करेंगे। अगर हैश एन ए वाली एरर आ गई तो ये कहेगा फॉल्स ट्रू, अगर एरर नहीं आई तो ये कहेगा फॉल्स। ये दोनों इसी पे काम करेंगे। तो देखो मैंने एक ये वाली टेबल से मेरी यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये मेरी टेबल से मुझे प्राइस लेके आनी है यहाँ पे। तो अब मैं नॉर्मल वी लुकअप लगा रहा हूँ, मैं बेलेन है, यही वाला डेटा है, ठीक है। तो हमने ये लिया और ये रेंज लिया, हमने लुकअप लगा रहे हैं इस रेंज पे भाई, लॉक किया हमने, और प्राइस के लिए लिखा कॉलम नंबर 4 एंड 0। तो देखो यहाँ यहाँ पे एरर आ जाएगी दो जगह पे, हैश एन ए वाली एरर आ गई, हैश एन ए वाली एरर आ गई है। अब ये एरर आई है, अब देखो इसे मैं इज एन ए के साथ लगाऊं, मैं यही वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं मैं, ये लिखा हमने, और देखो इसे मैं भर दूंगा इज एन ए के अंदर। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इज एन ए की भी मैं बात कर रहा हूँ, इज एन ए एक ही आर्गुमेंट्स लेता है। देखो जो है वैल्यू एक ही आर्गुमेंट्स लिया है। अब देखो जहाँ जहाँ पे वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ पे जो ट्रू बोलेगा, यानी जहाँ जहाँ पे वी लुकअप सक्सेसफुली चलेगा उसे जो फॉल्स बोलेगा, जहाँ जहाँ पे एरर आएगी उसे जो ट्रू बोलेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा वी लुकअप वैल्यू दे रहा था तो उसे वो फॉल्स बोल रहा है, यहाँ पे एरर आ गई यानी हैश एन ए वाली एरर आ रही तो उसे ट्रू बोल रहा है, अगेन यहाँ पे फॉल्स, अगेन यहाँ पे ट्रू। इसके पास अगर ये वी लुकअप कोई और एरर देता तो फिर ये काम नहीं करेगा। लाइक अगर मैं इसे कॉलम नंबर 4 के बजाय मैं 14 कर दूं तो देखोगे अब ये एरर का सिनेरियो आपके लिए बदल जाएगा भाई। अच्छा सॉरी ये एरर का सिनेरियो इसलिए नहीं बदला क्योंकि कॉलम नंबर बाद में इवेलुएट हो रहा है, उससे पहले ही, मतलब देखो ये सिंपल है, जब ये बेलन पहले इसमें सर्च करता है, इस रेंज में पहले वाले कॉलम में सर्च करता है, सर्च करने पर अगर मिल गया तो फिर कॉलम नंबर पे चेक करेगा, तो ऑब्वियसली उसे ट्रू बता देगा, सॉरी मिल गया तो इसे फॉल्स बता देगा क्योंकि डेटा में एग्जिस्ट कर रही। जब नहीं मिलेगा तो फिर उसे फॉल्स बताएगा। तो ट्रू और फॉल्स यहीं पे डिसाइड हो रहे हैं, कॉलम नंबर तक बात पहुंच ही नहीं रही है। अगर इसमें कोई दूसरी एरर कर दो, लाइक वी लुकअप में हमने जो लुकअप में पी लिखना भूल गए, तो अब इस केस में ये वाला देखो फिर जब ये वाला सब में फॉल्स दे रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये फेल हो गया फॉर्मूला ही। अगर मेरा इफ एरर होता तो इफ एरर इस पे भी काम कर जाता। तो देखो इसका यूजेस क्या है रियल लाइफ में, कैसे हम यूज करते थे पहले, ठीक है। तो ये भी लुकअप कॉपी कर लो, हम ये वाला ना लुकअप 2 बार लगाते थे। अब देखो 2 बार कैसे लगाते थे, हम इसे लगाते थे हम इफ के साथ। हम पहले इफ से ये चीजें चेक करते थे कि क्या ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, इफ के साथ लगाते थे। अगर ये वैल्यू दे रहा था तो इस बात का मतलब ये था कि फॉल्स था, अगर ये वैल्यू नहीं दे रहा था तो ट्रू था, ट्रू का मतलब एरर था। तो हम यहाँ पे लिख दें नॉट फाउंड, नॉट फाउंड लिख दिया। और अगर ये फॉल्स आता था मतलब जो वैल्यू मिल रही थी तो भी लुकअप यहाँ पे चिपका दो। तो देखो ये इस तरीके से काम कर रहा है कि जो नहीं मिल रहा है उसके आगे अपने एक प्यारा सा मैसेज लिखा नॉट फाउंड, और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने नॉट फाउंड लिखा। ऐसा नहीं कि इसका मैसेज देने के लिए यूज करोगे इसे। आप सपोज मान लो मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने सर्च करो, इस टेबल में मिल गया तो ठीक है,
अगर यहाँ पे नहीं मिला तो किसी दूसरी टेबल से लुकअप लगा लो। तो मैं कहूँगा जैसे देखो होंडा, मारुति, हुंडई इस टेबल में पड़ी है, तो जो मैसेज लिख रहे थे हम कह देंगे कि भाई ये ना जाके आप किसी और टेबल से लुकअप लगा लो। तो सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो इसकी जरूरत नहीं शायद हो आपको, तो जो नॉट फाउंड है ना, तो अगर ये मेरा एरर आया तो मैं यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा, किससे, इस वाले से लुकअप लगा लूंगा मैं। ये लिया आपने, और ये अपने रेंज ले लो इतना सा, लॉक कर दो। कॉलम नंबर 2 एग्जैक्ट मैच ट्रू, तो 2 भी लुकअप लग रहे हैं, दैट्स फाइन। देखो इसमें सारी वैल्यू आएंगी। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो चेक कर रहा है ट्रू या फॉल्स, पहली टेबल में मिल गया, अगर वैल्यू मिल गई तो फिर एरर ही नहीं आया तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही इस वाले वी लुकअप पे आ जाएगा, और ये वी लुकअप अगेन लग रहा है, इसी पे लग रहा है वी लुकअप, वो वैल्यू लेके आ गया प्राइस। अगर एरर आ गई, ट्रू हो गया, तो ट्रू होते ही ये वाला एग्जीक्यूट होगा वी लुकअप, और ये वाली वैल्यू आके इस टेबल में लग के प्राइस निकाल के लाया जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से इज एन ए को हम यूज करते थे इफ एरर के साथ। तो ये अभी यूज नहीं होता है क्या, ये जनरेट, हाँ, क्योंकि इफ जनरली लोग तो हो इफ एरर जाएगा वो यूज काम। करते हैं, जनरली लोग इफ एरर यूज करते हैं, ज्यादा इजियर है जी। हाँ, इफ एरर तो हम लोग यूज करते हैं, बट ये इस जने का नहीं पता था। एक इफ एन ए है, 2013 में लाया गया था। इज एन ए एक्सेल की शुरुआत से ही पड़ा हुआ है। तो इफ एन ए भी मतलब इज एन ए से थोड़ा बेटर है। इज एन ए में एक ही पैरामीटर होता है, इफ एन ए में 2 पैरामीटर होते हैं। तो इफ एन ए में पहला ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स। तो इफ एन ए के केस में आप देखो कैसे लगाओगी। अगर इफ एन ए के केस में लगाना हो तो देखो इफ एन ए 2 पैरामीटर लेता है। पहला वैल्यू, इट मीन्स की वैल्यू आ गई तो ठीक, वैल्यू नहीं आई तो दूसरा वाला पैरामीटर। तो मैं सीधा बोलूंगा कि पहले लुकअप इस पे लगे, वैल्यू आ गई तो ये वाला डिलीवर हो जाए, तो दूसरे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर इसमें एरर आ गई तो दूसरे वाले में जाके सर्च करा जाए। आप चाहो तो वहाँ पे मैसेज भी दे सकते थे। तो पहले वाला एक पहला भी लुकअप लगाइए आप, सॉरी गलत कॉपी है। वी लुकअप लगाया आपने ये वाला। नाउ अब ये एक रेंज है आपकी, है लॉक करा आपने। कॉलम नंबर 4 दिया आपने, एंड 0 दे दो एग्जैक्ट मैच। अब एक और भी लुकअप लगा दो कि अगर पहला वाला भी लुकअप फेल होगा, हैशने वाली एरर आएगी, तो इसमें लगे जाके। तो ये वाला लो आप, इसे रेफर करिए, लॉक करिए। कॉलम नंबर 4, सॉरी कॉलम नंबर 2 होगा, है ना, इसके लिए, एंड 0। तो देखो ये वर्क कर रहा है आपका प्रॉपरली। तो जो इफ एन ए इज एन ए आपस में बेस्ट हैं। अब इज एन ए की जगह पे इफ एन ए यूज करोगे जो बेटर है। देखो लोग ना इफ एरर यूज करते हैं, इफ एरर का एक ड्रॉबैक है। अब देखो सपोज मैंने वही बात बोला कि मान लो ये देखो इफ एरर के जरिए मैं करके दिखा रहा हूं मैं। अब मैं इफ एरर के जरिए कह रहा हूं कि अगर मेरी एरर, ये लुकअप लगाओ, पहला लुकअप लगाओ, पहला लुकअप आपने लगाया और ये अपने रेफरेंसेस लिए, लॉक करा आपने, कॉलम नंबर 4 एंड 0 दिया। पहला वाला वैल्यू आ गई तो ठीक। अब एरर वाली कंडीशन दोगे कि अगर एरर आ जाए तो ये फिर से वी लुकअप इस पे लग जाए। देखो आप इफ एरर के साथ में है। देखो इफ एरर के साथ में आपने किया, अगर ये यहाँ पे आपने कोई गलती कर दी,
सपोज मान लो आपने गलती से ना ये लुकअप में पी या कोई फॉर्मूला लिखने में टाइपो एरर करके आप आगे बढ़ गए, तो ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं बता पाएगा कि ये गलती क्या है। एक्चुअल में देखो ये हैश एन ए बोल रहा है, हैश एन ए की गलती नहीं, मेरा फॉर्मूला गलत है। मेरा एरर आना चाहिए कौन सा वाला, नेम वाला एरर आना चाहिए ना, हम्म जबकि मेरा फॉर्मूला गलत है ना। देखो यहाँ पे पी में यू लिखना भूल गया मैं, तो ये वाला हम्म लुकअप एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन इसकी एरर हैश एन ए आ रही, क्योंकि इसमें अब मेरा हैश एन ए वाला एरर तो है नहीं ये। तो ये आपका इफ एरर सही सही एरर नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि ये सारे एरर खुद ही हैंडल करने की कोशिश करेगा। एंड देखो सपोज जैसे मान लो इसमें आप कॉलम नंबर भी ज़्यादा लिख दो गलती से, कॉलम नंबर आपने यहाँ पे 14 लिख दिया, अगेन फिर आपको ये पता नहीं लगेगा कि इस रेंज में तो 14 कॉलम पॉसिबल ही नहीं है। आपने कॉलम नंबर 14 लिख दिया, कॉलम नंबर 14 इसमें पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये फिर भी काम कर रहा है दूसरा वाला काम करने लगा है। अच्छा कॉलम नंबर 14 लिखा ही नहीं है, सॉरी गलती हो गई। देखो अगेन इसमें रेफरेंस एरर आना चाहिए, ये फिर से नहीं आया, हैश एन ए वाला दे रहा है। तो इस बात से आपको सही सही बात पता नहीं लग पाएगी। और ये कोई भी एरर आएगा ना, ये दूसरा वाला फॉर्मूला हर हाल में एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, तो ये आपके लिए उतना बेस्ट नहीं है। अब देखो इसमें देखोगे इफ एन ए में, ये इफ एन ए ये आपका हर एक सिचुएशंस में ना हैश एन ए वाली एरर आएगी तभी ये काम करेगा, कोई और एरर आ जाए तो ये स्टक हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें कॉलम नंबर 4 की बजाय मैं कॉलम नंबर 14 कर दिया मैंने, तो देखो ये रेफरेंस एरर डिलीवर कर दिया इसने, है ना। आप समझ जाओगे कि आपके फॉर्मूला में कोई रेफरेंस गड़बड़ है, आप उसे जाके फिक्स कर पाओगे। जब आपका एरर ही नहीं आएगा तो पता कैसे लगेगी कि क्या गड़बड़ है आपके फॉर्मूले में। तो जो लोग इफ एरर हर जगह यूज करते हैं, आप वाइजली यूज करना कि आपको एरर आए पता तो लगे क्या गलती है, नहीं तो फॉर्मूला कुछ ना कुछ उल्टा ही देते चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या एरर है आपके डेटा सेट में ही। तो ये इफ एनी में आपने लगाया है, यहाँ पे एरर आएगा अगर कुछ गलत इसमें देते हैं मैंने तो बोलता हूँ सेकंड जब वाले ये भी। समझो आप कि है इफ एन ए इज एन ए, ये हैश एन ए वाले के साथ ही काम करते हैं, ये बने ही ऐसे हैं। ओके। जैसे देखो इफ एरर में आपने कहा कि 2 में 0 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मुझे कुछ मैसेज दे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, कि ये एरर है, तो ये दे दिया एरर है, ठीक है। ये सब पे काम करता है, चाहे कोई भी तरीके का हो, ये एरर उसे देगा। यही काम हैश एन ए से करवाओ एन ए इफ एन ए से। आप कहो कि 2 में डिवाइड करो 0 से, और अगर एरर आए तो तुम एरर छाप के देना मुझे। तो देखो ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि हैश एन ए की एरर आएगी तभी ये एक्टिवेट होगा, ये चल पाएगा फंक्शन। तो फंक्शन चला ही नहीं, ओके। एरर दे दिया इसने, तो ये एरर वाला नहीं छपा, तो डिवीजन नॉट बाई एरर वाला। तो आपको समझ आ गई कि मैं कोई डिवीजन करवा रहा हूं कि जो पॉसिबल नहीं है, तो ये बता रहा है डिवीजन डिवाइडेड बाई 0 नॉट पॉसिबल। ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा ना, उसे नॉट पढ़ते हैं हम। तो इस फॉर्मूला से आपको ओके। पता तो लग रही ना कि मेरा जो इनपुट है वही गलत है, कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूला ठीक लिखा गया है। तो इफ एरर आप लगाओगे ऐसी जगह पे जहां पे आप इंश्योर हो कि यही वाला एरर आएगा और इस एरर को मैं हैंडल करूंगी। नहीं तो आप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही का डाटा मतलब दोबारा मतलब चेक करने में चैलेंजेस आएंगी। ओके। क्लियर? क्लियर। सर जैसे इफ एने वाला है हम्म। वो 2 पैरामीटर्स पे काम करता है ना, हाँ 2 पैरामीटर पे, पहला ट्रू, और इफ एरर इफ एरर भी 2 पैरामीटर पे काम करता है। मतलब सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स पे दोनों काम करते हैं ना। हाँ ठीक।
बस फर्क ये है कि इफ एरर ऑल राउंडर है भाई, किसी भी तरीके का एरर दे दोगे वो संभाल लेगा। ये मेरे दोनों हैं, ये दोनों ऑलराउंडर नहीं है, ये खाली बने ही हैं भाई इसी के लिए। बट जनरली देखोगे वो तो लेकिन हैश एनी वाले एरर को देगा, राइट? इज एनी और इफ एनी हैश एनी एरर रहेगा, उस पे ही काम करता है हाँ आप, राइट? हाँ, हैश ने आता है आपका नॉट फाउंड वाले केस में ना। हाँ, मुस्लिम पॉइंट में ही आता है हैश। ना जैसे देखो आपने यहाँ पे एक वी लुकअप लगाया इस पे, और आपने प्राइस के लिए बोल रहे कॉलम नंबर 4 एंड 0, दैट्स फाइन। तो देखो बेलन है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं मान लो सनशाइन लिखूं या ट्राई फ्लाई लिखूं मैं, अच्छा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। डेटा वैलिडेशन रिमूव करने के लिए इस पे क्लियर पे करोगे, डेटा वैलिडेशन चला जाएगा, हट जाएगा, और ओके कर दो। तो देखो बेलन है, अगर मान लो यहाँ पे गलती से किसी ने कोई टाइपो एरर कर दी तो फिर हैश ने आ गई, क्योंकि वो सर्च कर रहा है BELEN, वो मेरा डेटा में है नहीं, कभी मिलेगा नहीं, तो उसे नहीं मिलेगा तो हैश ने एरर जरूर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दूंगा कि वो इनकरेक्ट स्पेलिंग ना टाइप हो। यहाँ पे Alt DL करोगे आपने, और ये लिस्ट लीजिएगा, यहाँ से लिस्ट लिया आपने, ये सोर्स में जाना, ये रेंज सेलेक्ट कर लो। तो जो चीज़ें इसमें लिखी है ना वही चीज़ें टाइप होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं टाइप कर पाएगा कोई। तो आप इसे ओके करो एंड दैट्स फाइन। अब देखो इसमें कुछ भी गलत लिखने की कोशिश करो आप, ट्राई फ्लाई, तो ये नहीं लेगा। अब इसे सही से लिखोगे ट्राई फ्लाई, तो ये वर्क करेगा। तो देखो ये ट्राई फ्लाई में वर्क कर रहा है। अब बेलन भी लिखोगे, अब गलत लिखोगे तो नहीं लेगा, सही लिखोगे तो ही लेगा। या आप यहाँ से सेलेक्ट करो, तो ये वाली गलती टाइपो एरर की हैंडल कर ली जाएंगी। ऐसे आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लो जो लिखना है, या सही सही स्पेलिंग टाइप करना उसकी, तो ये आपको वी लुकअप चलता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ना देखो अगला जो है मेरा नेम मैनेजर का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, जब मैं फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, मैं तब माउस लेके आऊंगा और उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, लॉक करूंगा, और फिर लुकअप मेरा काम करेगा। तो ऐसे आके मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं काम करते करते बहुत नीचे जा चुका हूँ, जो डेटा मेरा बहुत बड़ा है, तो ऐसे ऐसे माउस लेके जाओगे, ध्यान से सेलेक्ट करोगे। देखो जब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आप रेंज कम या ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपको फेच करानी है ना, वो चीज़ इस सिलेक्शन वाले रेंज में जरूर होना चाहिए। रेंज में जैसे प्राइस है, तो प्राइस तो आना ही चाहिए, भले इसके बाद 10 कॉलम लो चाहे 5 कॉलम लो। तो वी लुकअप लिखा है आपने, ये वाला लिया रेंज आपने, और ये सेलेक्ट कर लिया आपने। प्राइस लेना है तो प्राइस का कॉलम ज़्यादा मन करे तो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडर लो चाहे मत लो, वो आपकी मर्जी, उससे आपकी कोई गलती नहीं होगी कभी। यहाँ पे है हमें, तो आपने ये एक रेंज आके सिलेक्ट जो मैनुअली कर रहे हो, तो इसको ये वाला जो रेंज है इसका नेम मैनेजर बना दीजिए। आप चाहो हेडर को लेने का मन करे लो, नहीं लेने का मन करे तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने इतना रेंज सेलेक्ट किया, और फॉर्मूलाज में जाओ या कंट्रोल के साथ F3 कर लो तो भी आ जाएगा आपके पास मेन्यू। तो ये नेम मैनेजर एक्टिवेट करो, इसका नाम दे दो। इतना आपने सेलेक्ट किया, डायरेक्टली यहीं पे भी हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लिखने का एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपको स्कोप भी डिफाइन करने का चांस मिलता है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई RNG। इसका स्कोप मैं इसी सीट तक रखूँगा, तो जिस सीट तक आप चाहो उसी सीट तक रख सकते हो। जैसे आप चाहोगे कि इसका स्कोप ना अप्रॉक्सीमेट वाली सीट पे हो,
तो अप्रॉक्सीमेट देखो ये दूसरी शीट है, तो इसका स्कोप वहीं पे होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा खाली यहीं पे हो, कहीं और ना हो, एंड क्लिक ओके, क्लोज। तो अब देखो मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ मैं, ये लिया हमने। मुझे उसे जाके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो हमने नेम मैनेजर बनाया है वहीं लो। अब देखो ये अपने आप ही ये सेलेक्ट हो रहा है, देखो ये थोड़ा सा लाइन बन गई है, आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, नहीं तो कोई नहीं। कॉलम नंबर 4 पास करिए 0, तो ये भी आपका वैसे ही काम करेगा। तो सनसेट बेलन का प्राइस देखो ठीक ठाक आ रहा है 20.95। और इतना हो गया तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। आप लोग इसे जब प्रैक्टिस करोगे तो अनहाइड कर लेना। तो मैं इसलिए हाइड कर रहा हूँ सो दैट कि मैं बाकी आगे की चीज़ें मैं दिखा पाऊँ। मैं देखो अगला वाला जो है, अगला वाला मेरा है वी लुकअप एज अ फॉर्मूला एलिमेंट। तो पिछली बार में आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पे प्राइस लेके आते थे और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होती थी, और यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला से जो वैल्यू आई है यानी इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो। जब 5 है तो 5 वी लुकअप के साथ आप डायरेक्टली कर दे रहे हो। तो जो देखो जो वी लुकअप लगा के अपने जैसे प्राइस लेके आ रहे हो, जो वी लुकअप लगाया आपने, तो माई रेंज दिया मैंने, कॉलम नंबर 4 होगा और 0, और डायरेक्टली इसी को मल्टीप्लाई कर दो ये 5 को, तो वी लुकअप डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। देखो ये चीज़ें समझनी हो कि 104 कैसे आया है, तो या तो मैंने बोला है कि एक एक को सिलेक्ट करके देखो पढ़ो। तो जैसे माई रेंज में क्या है, इसे भी सिलेक्ट करके F9 करोगे तो ये भी खुलेगा अपने आप में। तो देखो माई रेंज का यही पूरा रेंज है, बेलेन है 1000, बी 1000 है, यही है भाई 25, फिर 26.95, फिर अगला कार्लोटा। देखो ये सेमी कोलन यहाँ पे आया, तो सेमी कोलन से मैंने बताया कि लाइन ब्रेक होती है। ये सारे देखो कॉमा कॉमा करके हैं, तो ये लाइन ब्रेक होके यहाँ पे आया। ये ऐसे ऐसे चलता रहता है आपका। फिर अगला सेमी कोलन यहाँ पे आ रहा है मैजेस्टिक बीट से पहले, तो मैजेस्टिक बीट अगली लाइन में जा रहा है, बाकी सारे कॉमा है। तो देखो अगर ये फॉर्मूला समझना तो दूसरा होता है अल्टर TUF, तो ये खुल के आ जाएगा, इसे बोलते हैं फॉर्मूला इवेल्युएट। तो देखो ये चलता कैसे है, वो उस पर क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा, एक इवेल्युएट करके होता है। तो देखो जिसके नीचे अंडरलाइन है इसकी वो मीनिंग्स निकालेगा। तो इवेल्युएट किया अपने, तो उसका मीनिंग सनसेट है, तो यही था ना A37 जो सनसेट है। अब इवेल्युएट पे क्लिक करा तो वो रेंज बन गई, जो जिसका नाम रखा था अपने माई रेंज। तो A5 से लेके D12 तक, A5 से लेके D12 तक उसका रेंज है। अब ये इस पे लुकअप लगा, लुकअप लगने पे इसकी वैल्यू है 20.95। अब अगली वाली वैल्यू जो थी ये है 2037, यानी जो 5 है ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे अब देखो यहाँ पे 5 लिखा है, B37 में 5 मिल गया आपको, मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू मिल गई, फिर से 104.75। तो एक एक स्टेप ये कर करके दिखा रहा है, ठीक है। अब स्टेप इन इसका करोगे, क्या आपने शॉर्टकट लगाया है? अल्टर TUF याद रख लेना, अल्टर UF। TUF टफ याद रखना। ओके। अल्ट दबा के छोड़ देना, फिर टी दबाना है, फिर छोड़ देना, फिर यू दबाना है, फिर एफ अच्छा दबाना ओके। है, दबा के नहीं रखना है। तो ये फॉर्मूला है इसका डिवेल्युएट करने का ना। हाँ, हम्म। आप मैनुअली चाहोगे तो ये यहाँ से स्टेप देखो, स्टेप इन स्टेप आउट होता है, दो चीज़ें होती है। जैसे ये चीज़ को मुझे डीप डाउन जाना है तो स्टेप इन करो, तो स्टेप इन करने पे ये आपको बता रहा है कि इसका रेंज क्या है, कहाँ से आ रही है। तो देखो ये एग्जैक्ट शीट वाले से है, इसका रेंज है A5 से लेकर D12। अब अदरवाइज आपको इवेल्युएट की जरूरत पड़ती है, स्टेप इन स्टेप आउट की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, ये है इवेल्युएट फार्मूला। तो जिस फार्मूला को आपको इवेल्युएट करवाना हो, माउस उसके ऊपर रखना, और तो ये वाला फार्मूला इवेल्युएट होगा क्योंकि आपने इसे में माउस रखा हुआ है। तो इवेल्युएट पे जाओ, क्लिक करो, और ये एक एक करके पढ़ो क्या आ रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, एक एक स्टेप लगा लगा के दिखाएगा आपको। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? नहीं, क्लियर। नाउ
देखो ये आपका एक टेबल है ना, और यहाँ पे उसने बुमरैंग का नाम दिया है कार्लोटा, है कार्लोटा है, एंड इसकी प्राइस बतानी है आपको। आप बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्राइस लाने के लिए? क्या तो पहले निकालने तो के एच बाद? लुकअप लगेगा। हाँ देखो इसमें वी लुकअप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कॉलम जो है सोर्स ऑफ डेटा का, मैं हमेशा बोल रहा हूँ सोर्स ऑफ डेटा का कॉलम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो वी लुकअप सॉरी एच लुकअप लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल है, जो डेटा का अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टली है, सब कुछ सही रहेगा, एग्जैक्टली वी लुकअप का ही रहेगा। तो देखो जहाँ पे कॉलम नंबर इंडेक्स होता है, यहाँ पे जो रो नंबर इंडेक्स बता देगा आपको, खुद ही लिख देगा। तो ये लिया आपने लुकअप वैल्यू लिया, टेबल का रेंज ले लो जैसे उसमें लेते थे आपने, और रो इंडेक्स। तो रो के लिए क्या है, कॉलम नंबर, रो नंबर क्या होगी, देखो रो नंबर है ना। अब देखो ऐसे चलते थे तो कॉलम होता था, अब नीचे चलोगे तो रो होगा। तो प्राइस कौन से में है, चौथे में है ना। हाँ। तो आपने जीरो लिखा, तो ये बता रहा है करोटा की प्राइस 28.95। आप इसे सनसेट करोगे तो ये सनसेट की प्राइस बताएगा आपको, तो 20.95। ठीक है। नौ, देखो मैं अभी तक मैं आप लोगों को बोलता था कि लास्ट में जो है हमेशा जीरो लिखा करो एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने बोला हमेशा आप जीरो लिखोगे। अब देखो वन कहाँ लिखना हो, अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक टेबल दी गई है, इस टेबल को देखो और समझो। इस टेबल में कमीशन है कि अगर किसी की सेल्स जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी और 1000 से छोटी हो, तो उसे कमीशन हम देंगे $0 का कमीशन। अगर उसकी सेल्स 1000 हो, ये इक्वल लिखा है इसलिए 1000 हो चाहे 2500 तक हो, यानी 2500 तक कम ही हो, तो उसे कमीशन मिलेगा $20 का। अब 2500 के इक्वल हो चाहे 2500 से बड़ा हो, बट वो 7000 से कम होना चाहिए, तो उसे हम कमीशन देंगे $100। फिर 7000 हो या फिर 10,000 के, सॉरी 7000 से बड़ा हो या इक्वल हो, या और 10,000 से नीचे हो, तो हम उसे देंगे 2500 का कमीशन। अदरवाइज वो 10,000 हो या 10,000 से बड़ी हो, इक्वल टू 10,000 या 10,000 से बड़ी, तो उसे आप कमीशन दोगे 700। तो अब देखो एक तो तरीका है कि इफ लगा लगा के लेके आओगे आपने, दूसरा तरीका है कि वी लुकअप के जरिए लेके आ पाओगे। तो देखो जैसे सपोज मान लो, तो हमने क्या काम किया है, हमने इसका, आप अपनी सुविधा के लिए ना इसमें से लोअर वैल्यू पिक कर लोगे। जैसे देखो 0 से 1000 है, तो इसमें से 0 उठा लिया आपने। ये 1000 से 2500 है, तो आपने ये इसमें से 1000 उठा लिया। इसमें 2500 से 7000, तो लोअर वैल्यू हमेशा पिक कर रहे हो और उठा के आपने कॉलम बना दिया। देखो जो वी लुकअप होता है, शुरू में बताना मैं भूल गया, जो वी लुकअप जिस कॉलम के बेस पे आप सर्च करा रहे हो, तो जो आउटपुट आना है वो आउटपुट हमेशा ना इस सर्चिंग कॉलम के राइट में ही होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ऐसे वी लुकअप ऐसे फ्लो होता है। तो कमीशन पेड इस साइड में है। अगर आप चाहते कि ये अमाउंट जो आपने लिखा भी हाथ से लिखा हुआ है, आप अगर ये अमाउंट अगर इस साइड में लिखते ना, तो कमीशन पड़ता लेफ्ट साइड में। तो ये चीज़ें आप कभी अचीव नहीं कर पाते वी लुकअप से। तो चलो देखो, अब जैसे मैं एक बात बोलूँ आपको कि जैसे सपोज मान लो 2500 पे कमीशन फाइंड आउट करना है, तो आपने वी लुकअप लिखा, ये आपने बना लिया है, तो इसको आप यूज करोगे। नहीं गुड लगा मैच के फिर। और कॉलम नंबर 3 पास किया आपने और 0 पास कर दिया, तो देखो 2500 पे सही आ रहा है, 2500 पे जो 100 मिल रहा है।
अब देखो जैसे मान लो सपोज मैं इसे 3000 कर देता हूँ मैं, तो 3000 पे जो हैश नहीं आ गया 3000, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। अब देखो जब वी लुकअप लगाते हो, अगर इस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखी गई है ना कि 2500 से लेके 7000 के बीच में तो उसका कमीशन 100 जाएगा, लेकिन ये 3000 लिख रहे हो तो 3000 आ नहीं रहा है, क्योंकि जो जीरो होता है वो एग्जैक्ट मैच होता है। अब एग्जैक्ट मैच का मतलब यह है कि अगर आपने 3000 लिख के यहाँ भेज रहे हो तो इसमें 3000 ही वो ढूंढेगा, 3000 नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा हैश होने वाली। अब 3000 इसमें लिखा नहीं था क्योंकि आपने एग्जैक्टली मैच करा रहे थे, तो यहाँ पे 1 करो। अब 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो भी ये देगा। तो देखो जो 3000 पे जो 1000 दे रहा है, देखो जो एक्चुअल में जो वर्क कैसे करता है, ये वाली जो वैल्यू लिखा है आपने ना, आप इसमें देखोगे कि 3000 से जस्ट छोटी वैल्यू कौन है, जस्ट इमीडिएटली छोटी। वैसे अगर आप देखोगे तो 3000 से कहोगे नीचे 2500 भी है, 1000 भी है, 0 भी है। तो देखो 3000 के क्लोजेस्ट छोटी वैल्यू कौन है, वो है 2500, है ना। तो ये ना जब 1 लिखोगे आप यहाँ पे, ये 1 इसी को मैं बोल रहा हूँ, आप इसे 1 लिखो चाहे ट्रू लिखो, एक ही बात है। ट्रू लिख रहे हो, ये भी ट्रू का मतलब 1 ही होता है। तो 3000 जस्ट अपने से छोटी वैल्यू 2500, ये इसकी वैल्यू उठा के आपको देगा कमीशन पेड 100। अगर आप यहाँ पे 1200 लिखोगे तो 1200 के अगेंस्ट में ये 1000 का देगा, क्योंकि 1200 से वैसे तो 0 भी छोटा है, 1000 भी छोटा है, लेकिन जस्ट इमीडिएटली छोटा जो है वो 1000 है, तो ये 20 मिलेगा आपको। तो ये केस होगा कि आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यूज करोगे। मतलब अगर रेंज दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट यूज करना है ना। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि लोअर वैल्यू वाला रेंज कुछ बन रहा है, आप वहाँ पे ये यूज करोगे जस्ट इमीडिएटली। और इस केस में एक चीज़ होनी आपके लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो आपका लुकअप वाला जो डेटा है जिस पे आपका लुकअप चल रहा है, ये एक सॉर्टेड वे में होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। अगर ये उल्टा ऑर्डर में है तो फिर ये काम नहीं करेगा सही से। तो ये सिनेरियो बनेगा नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ नहीं बनेगा। तो आप बोल रहे हो उल्टा बनेगा, उससे फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है? अगर आप बोल रहे हो जस्ट छोटी वैल्यू इसमें सर्च करेगा, राइट, उसके हिसाब से देगा उसका वैल्यू। अगर 2500 को मैं नीचे भी लिख दूं तो ऑर्डर में नहीं रहेगा तो नहीं देगा फिर। हाँ, ऑर्डर में नहीं रहेगा तो सही से नहीं देगा। ओके। देखो एक्चुअल में ये मतलब आपके कंटेक्स्ट की चीज़ नहीं, बट अब जानना हो तो जान लो कि ये काम कैसे करता है। वी लुकअप क्या काम करता है, सबसे पहले ये जो अपने रेंज देते हो, ये जो A17 है, यानी इसमें लिखा आपने 1200 को इस रेंज पे आएगा और पहली वाली कॉलम में सर्च करना शुरू करेगा। अब वो 1200 सर्च कर रहा है, 1200 नहीं मिला उसे, बट वो देखेगा 1200 नहीं मिल रहा ना, तो 1200 से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, जस्ट छोटी 1200 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 1200 नहीं मिला बट उसे ये 2500 मिल गया, 2500 पे मिल गया उसे, ठीक है। बट ये 2500 को कुछ नहीं कहेगा, 2500 से पीछे वाली वैल्यू पे चला जाएगा जो छोटी है, खुद इससे छोटी है। 1200 तो मिला नहीं तो इससे छोटी ही मिलेगी या तो इससे बड़ी मिलेगी, है ना। तो छोटी वाली वैल्यू ये मिलेगी, तो ये 20 लेके आएगा। तो ये छोटी वाली वैल्यू कैसे ढूंढता है, 1200 खोजता नहीं मिलता है, बड़ी वाली वैल्यू खोजता है, उससे पीछे चला जाता है और उसके पीछे वाले का उठा लेता है। अगर आपने इसे मतलब इसकी सॉर्टिंग आपने बदल दिए हो, इसकी सॉर्टिंग अगर मैं बदल दूं तो Z2A कर दूं, तो देखो अब ये नहीं बता पा रहा है। अब वो कैसे, क्योंकि देखो सर्चिंग सबसे ऊपर से शुरू होती है। अब ऊपर से खोजते हुए आया 1200, अब 1200 उसे कहाँ मिलेगा, 1200 मिलेगा उसे 1000 के बाद मिलेगा ना। देखो 1200 कैसे मिलेगा, वो 1200 ढूंढ रहा है, 1200 ढूंढ रहा है भाई, 1200 ढूंढते ढूंढते उसे पहले देखा 10,000 नहीं मिला, ये देखा नहीं मिला, ये देखा नहीं मिला। अब ये 1200 रुक ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 1000 है, इससे बड़ी वाली वैल्यू कहीं मिलेगा तभी वो रुकेगा, क्योंकि उसे ऐसा बनाया गया होगा कि उसे रुकना भी है। अब वो रुक नहीं पाएगा, इसलिए खोजते खोजते उसे नहीं मिलेगा, बाहर तक भी चला जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, हैश नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर यही वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, अब उसने खोजना शुरू किया, 1200 खोज रहा है, ये 1200 से छोटी है नहीं मिली,
ये 1200 से छोटा है, नहीं मिला। अब ऑर्डर में है, ये देखा 2500 है, यानी ये 1200 से बड़ा है, अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रुक जाएगा भाई। अब यहीं पे रुक जाएगा, ये इसके खुद के पीछे वाली की वैल्यू ले लेगा, ये ऐसे इसका उठा के दे देगा आपको अपने पीछे वाली की, क्योंकि इसे आता है, इस पर जब हिट करता है तो इसे पता लगता है कि ये तो मेरे से बड़ा है, आगे जाने का कोई फायदा नहीं, तो इसके पीछे वाले की वैल्यू लेके निकल जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, जिस केस में आप बोल रहे हो डिसेंडिंग में कर दोगे, तो जैसे जे अपने से बड़ी वाली वैल्यू को वो खोज ही नहीं पाएगा, 1200 ढूंढता ढूंढते ढूंढते वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल है, ये चीज़ आपको नहीं मतलब कोई एक्सप्लेन करने की नीड है, सिंपल आपको ये पता होनी चाहिए, ये डेटा ऑर्डर में होगा तभी काम करेगा, अप्रॉक्सीमेट मैच अच्छे से, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ओके ठीक है। एक देखो दूसरा एग्जांपल बता रहा मैं, ये काम आपने पिछली बार नेस्टेड इफ के जरिए करा था कि अगर उसकी रेटिंग 0 से 33 है तो इफ, फिर उसके अंदर नेस्टेड इफ भरते थे, फिर नेस्टेड इफ भरते थे, नेस्टेड इफ भरते थे एंड सो ऑन। तो देखो इसका भी आपको ग्रेडिंग निकालना है कि यहाँ पे मार्क्स लिखा है, जैसे मान लो किसी ने मार्क्स हासिल किया भाई 36 मार्क हासिल किया है, तो उसका आपने बोला 3rd डिवीजन, ये किसी और चीज़ के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक आपने 70% अगर किसी लड़के ने हासिल किया तो उसका बता रहे गुड वर्क, क्योंकि 70% आता है, 60 और 80 के बीच में आता है, तो गुड वर्क छप रहा है, ठीक है। अगर ये काम इसके जरिए करोगे तो लंबा सा लिखना पड़ेगा, और अगर आप VLOOKUP के जरिए करोगे तो क्या करोगे, हर एक की लोअर वैल्यू पिक करके लिख लोगे, इधर ही लिखना है क्योंकि लेके आना है आपको ये ग्रेड, तो ग्रेड राइट साइड में ही होना चाहिए हमेशा। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे हर एक का लोअर वैल्यू लिख लिया निकाल निकाल के। अब आप यहाँ पे VLOOKUP लगा रहे हो उसी के साथ में, VLOOKUP लगाया एंड ये वाला आपने लगाया, या 4 लगा के लॉक कर दो, एक ही है तो लॉक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रैग करूंगा ही नहीं, तो कॉलम नंबर 3 होगा भाई, क्योंकि देखो सर्चिंग आप इसमें करो तो इससे काउंट करोगे, और 1 लिख दो आप, तो देखो ये 70 है गुड वर्क, ठीक है। अगर आप लाइक यहाँ पे लिख रहे हो 50, तो 50 में देखो फर्स्ट है ये है, थोड़ा चीजें गड़बड़ हो गई, कोई नहीं। लाइक देखो अगर आपने लिखा है 60, ये इक्वल का चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई है, वहाँ पे 50 आप लिखो, वहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, उसका लोअर वैल्यू 50 नहीं होगा ना, इसका फर्स्ट वाले का, इसका लोअर वैल्यू नहीं या ग्रेटर तो देन कर 51 दूंगा, होगा। कोई नहीं, ग्रेटर देन कर दूंगा मैं। ओके हाँ okay. तो ये नंबर्स भी आप कम ज्यादा कर सकते थे, जो 45 के बराबर है ना तो 46 से शुरू कर लो या 44 से शुरू कर लो, आप अपना लॉजिक लगा ही लोगे। हाँ ये नंबर कैसे ही कर देंगे तो हो जाएगा। और ये खुद 80 हो चाहे 80 से बड़ा हो, ये समझने के लिए है, इसका कोई खास मीनिंग्स नहीं है आपके लिए, ये तो टेक्स्ट है हमारे लिए, एक्सेल में हम थोड़े ना इतने इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मान लो मैंने लिखा 49.9999 करके ऐसे लिखा, तो आप सोचोगे यार ये 50 के इक्वल तो है, लेकिन ये सेकंड क्यों छप रहा है भाई, ये छपना चाहिए फर्स्ट। तो देखो आप इसके नंबर में आके आप यहाँ पे देख लेना, वो इंटरव्यू में ट्रिक ले दिमाग लगा, मतलब कभी कभी ट्रिक ऐसा डाल देता है वो, एंड एक्चुअल में ये राउंड अप होके भले 50 दिख रहा है, क्योंकि आपने इसकी फॉर्मेटिंग राउंड अप करके 0 पे कर दी है, तो 49.999 का मतलब 50 होता है, लेकिन ट्रूली वो 50 है तो नहीं ना, भले ही माइक्रो कम हो चाहे नैनो कम है, बट वो राउंड अप होके 50 दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में जब तक अगर आप इसे ऐसे डेसिमल वैल्यू को रिवील करोगे तो ये दिखने लगेगा, और वो ऐसे करते हैं, रखते हैं, ऐसे फॉर्मेट करके रखे रहेंगे आपके लिए। अब लगाओगे सोचोगे मैं फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ, तो उसकी भी वैल्यू को एक बार इंस्पेक्ट कर लेना,
अदरवाइज मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि अल्टर TUF यूज किया करो। करोगे नहीं होगा, इसे चलाना है, ये बता देगा कहाँ पे क्या है। तो ये दिख गया आपको 49.9999 है, ये 50 है ही नहीं, और आपका 50 पे ये बेस्ड है। आप समझ जाओगे कि आपका फॉर्मूला लगा सही है, वरी करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप कैटेगरी भी निकालना सर एक चाहो बार मुझ सेकंड पे एक बार माउस लेके जाना तो मुझे फॉर्मूला दिखा। इस पे। अच्छा, सेकंड का वही अप्रोक्सीमेट ही लगा है और कुछ नहीं है इसमें अलग से। हाँ ठीक है। ठीक है, नाउ वी लुकअप विद अ टेबल ऑन अ डिफरेंट सीट। तो यहाँ पे आपकी सेल दी गई 11,000 और कमीशन बताना है आपको। तो देखो कमीशन यहाँ पे है, दोनों टेबल एक ही है, चाहे इस टेबल को कंसीडर करो चाहे इस टेबल को आप कंसीडर करो, तो एक ही बात है, दोनों में सेम चीज़ें मिलेंगी आपको। तो देखो यहाँ पे 11,000 के हिसाब से बनना चाहिए कमीशन $700 का। तो देखो दूसरे टेबल्स में है, दूसरी सीट पे है, तो उसका भी लुकअप कैसे लगाओगे आपने? कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आप वी लुकअप लिखिए, जाके खाली सेलेक्ट कर लेना, कुछ नहीं करना है भाई। ये लिखा आपने, आपका जो डेटा है, डेटा मेरा इस टेबल पे है, तो आप आके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप पास कर दीजिए कॉलम नंबर 1, सॉरी कॉलम नंबर 3। 1 लिखोगे या 0? तो आपने 1 लिखोगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली का सीन है, तो 1 लिखोगे। देखो अगर जो 1 नहीं भी लिखते हो ना, देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही माना जाएगा, 1 ही ले लेगा, यानी कि ट्रू वाला लेगा, अप्रॉक्सीमेट मैच वाला लेगा, नहीं लिखोगे तो भी। लेकिन लिख ओके दिया करोगे तो देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ही काम कर रहा है। ओके। ठीक है, और बट अगर एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए फिर 0 तो लिखना वो तो पड़ेगा। लिखना ही पड़ेगा। हम्म। अब देखो अगर ये आपका जो डेटा अभी तो इसी एक्सेल पे है, भले ही अलग शीट में था, नाउ इन द केस कि अगर एक्सेल ही दूसरी वाली एक्सेल पे हो, तो उसमें भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उस वाले एक्सेल पे आपको जाके खाली सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। हम्म। देखो इसका नाम है बुक 1 है, ठीक है, कुछ नहीं। आप क्या करोगे यहाँ पे भाई, सिंपल वी लुकअप लिखोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इसे, और ये वाली इस वाले एक्सेल में आओगे, अपने इस एक्सेल पे आके आप वो रेंज सेलेक्ट कर लेना, और कॉलम नंबर 4 पास कर दो एंड 1 कर दो एग्जैक्ट मैच के लिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, कॉलम नंबर 3 ही है, नॉट 4। देखो 3 ही कॉलम है ना, और हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 4 भर दिया गलती से। ठीक है, तो 7,500 पे जो 250 का कमीशन बन रहा है, तो देखो 7,500 पे यही बनेगा ना 2,500 वाला कमीशन। जब तक आप 10,000 नहीं पहुंचोगे तो ये थोड़े ना 10,000 पे आप 700 का कमीशन देगा, तो यही वाला कमीशन मिलता रहेगा आपको। हम्म। सर इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ अगर हम ये फाइल हम किसी और को भेज रहे हैं हाँ तो उसमें ये दिखाएगा या एरर दिखाएगा, अगर हम पहले वाला रेफरेंस वाला फाइल अगर नहीं भेजे तो? हाँ, देखो अगर ये फाइल आपने किसी को भेज दिया, तो ये हाँ यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना, ये 250 ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब तक कि वो इसे आके मैनुअली खुद से ना रिफ्रेश करे। या जब मैं उस दिन दिखा रहा था ना, नो अपडेट वाला और अपडेट वाला ऑप्शन आता है ना, हाँ हाँ। हाँ, अगर वो अपडेट वाला कर दिया तब ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे नॉट अपडेट करेगा तो जो वैल्यू रिफ्रेश नहीं होगी, तो 250 तब तक पड़ा रहेगा। अच्छा, बट इसमें और ये अगर 250 हम आप जो चाहें फॉर्मूला के थ्रू लाए हो तो ये तो एरर ही आएगा, क्योंकि दूसरे एक्सेल सीट से आ रहा है ना ये। जब तक तो वो फिर रिफ्रेश नहीं करेगा तब तक कनेक्शन रिफ्रेश नहीं होगा ना, तब तक ये उस वर्कबुक को ढूंढना नहीं शुरू करेगा। जब रिफ्रेश करोगे तब कनेक्शन रिफ्रेश होगा, और ये तब कनेक्शन को रिफ्रेश करके ढूंढना शुरू करेगा, तभी एरर आएगी। अदरवाइज नॉट करके आ जाओ तो कनेक्शन रिफ्रेश नहीं होगा, और यहाँ पे 250 लिखा मिलेगा आपको फॉर्मूला के साथ।
मतलब हमें पूरा सब कुछ भेजना होगा अगर अपडेट करना है ना, तो नहीं दोनों पूरा फाइल एक नहीं साथ भेजना भेजना। होगा, क्यों भेजोगे पूरा? जब आपने रिपोर्ट समराइज्ड वैल्यू भेज रहे हो तो यहीं भेजोगे खाली। अच्छा, हाँ। और ये बाई चांस उसमें फॉर्मूला को अपडेट कर ऐसे दिया तो? वैल्यूएट करना पड़ेगा क्या? बिकॉज ये एरर तो आएगा ही, इसको क्लोज करके फिर से ओपन करोगे, ये रेफरेंस फिर कैसे लेगा? वो तो ऑलरेडी ये क्लोज हो गया है, वो भी क्लोज हो जाएगा, तो फिर हाँ तो तो। क्लोज हो जाएगा तो हो जाने दो ना, क्यों परेशान हो? देखो भाई, समझ नहीं आ रही आपको। देखो इस वाले फॉर्मूला में देखो, जो बुक वन लिखा है, ठीक है ना? हम्म। ये बता रहा हूँ उस एक्सेल से आ रहा है। अभी देखो इसके, इसे सेव करता हूँ। आज सैटरडे है ना, इसे मैं सेव करता हूँ सैटरडे के नाम से, और जहाँ कहोगे वहीं मैं सेव करता हूँ। सपोज मान लो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और इसे मैं सैटरडे के नाम से सेव करके मैं क्लोज कर दूंगा मैं। देखो मैंने इसका नाम सैटरडे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखो, ये भी सैटरडे हो गया, खुद ही सैटरडे हो गया। ये उसके साथ सिंक होता रहेगा ना, ये खुद सैटरडे हो गया। अभी देखो ये सैटरडे जब फाइल खुली तो फाइल का नाम बता रहा है। अभी ये देखो, इसे मैं क्लोज करता हूँ मैं। क्लोज होते ही अब देखो ये बताएगा वो डेस्कटॉप पे है। देखो ये पूरा पाथ देने लगा। सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, होम के अंदर, डेस्कटॉप पे ये नाम है। उसमें शीट वन पे हमने ये कॉल किया है। तो अब देखो, अभी मैं इस सीट को रिफ्रेश करूंगा तो ये काम करेगा, भले ही बंद है, लेकिन ये इसे पता है एक्सेल को ना कि भाई वो फाइल कहाँ पे है। उस फाइल के अंदर से जाके ये लगा के ले आएगा डेटा, एरर नहीं आएगी। आप रिफ्रेश ओके। करके देख लो यहाँ पे, ये रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ गया? यही है ना, रिफ्रेश ऑल। कोई एरर हम्म। नहीं आ रही है। मतलब जब क्यों? तक फाइल पीसी में है तब तक एरर नहीं दिखाएगा, हाँ, यही है। तब तक एरर नहीं दिखाई देगा भाई। अब हाँ। इसे बिना बताए एक्सेल को मैं डेस्कटॉप से वो फाइल उठा के डी ड्राइव में भर दूं या किसी अदर ड्राइव में भर दूं। अब हो सकता है एक्सेल वहां पे एरर थ्रो कर जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि काफ़ी हद तक जो कैपेबल है। आपको दिखा रहा हूं मैं, किसी और डायरेक्टरी में भर के दिखा रहा हूं मैं। एक सेकंड रुकना जरा। चलो, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसे किसी अदर फोल्डर में वो फाइल उठा के भर देता हूं मैं, किसी अदर डायरेक्टरी में। अब देखो मैं एक्सेल पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जाके यहाँ डेस्कटॉप पे रखा है, इसका नाम सैटरडे रखा है ना, इसका इसका नाम बदल देता हूं मैं। F2 किया मैंने, सैटरडे को मैंने माई सैटरडे कर दिया। आपको लगेगा वो माई सैटरडे जाके ढूंढ रहा होगा। देखो अब ये एरर करेगा, हो सकता है। अब देखो ये एरर देना शुरू कर दिया, ये दे रहा ना, सॉरी वी कैन नॉट फाइंड सैटरडे। अब ये सैटरडे वाली फाइल उसे नहीं मिल रहा है, और बता रहा है कि ये वहां से चेंज हो गई है, या डिलीट कर दिया गया, या रीनेम कर दिया गया है। इतना हिंट तो दे रहा है ना आपको। तो ये रिफ्रेश नहीं कर पाएगा, लेकिन देखो वो 250 चला थोड़ा ना जाएगा, ये वैल्यू रहेगी। बात समझ आ रही मेरी? हाँ सर। ओके। अब सपोज फिर से अगर मैं एक और करूं मैं, कि अब यहाँ पे अगर मैं उस सैटरडे न्यू को खोल के इसे मैंने ओपन करूं, अब देखो इसका कनेक्शन इससे चला गया है, क्योंकि वो सैटरडे नाम को खोज रहा है। अब मैं इस पे मैं कमीशन में 250 के बजाय मैं कर दूं 200 रुपये। 200 कर दिया हमने, 250 था पहले, अब मैंने इसे 200 कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसे 250 को 200 कर दिया। अब देखोगे ये अभी भी ये 250 ही रहेगा, क्योंकि ये उसके साथ ढूंढ ही नहीं पा रहा भाई, इसे सैटरडे वाली फाइल चाहिए, सैटरडे वाली मिल नहीं रही, तो ये एरर नहीं दे रहा है। आप इसे सोचोगे मैं इसे रिफ्रेश करूं तभी ये एरर देगा। जैसे मैं सोचूं कंट्रोल एंटर में एंटर मारूं तो दैट फार्मूला रिफ्रेश हो जाए, तो ये एरर दे देगा। रिफ्रेश ऑल भी करूं या कनेक्शन में करने की कोशिश करूं रिफ्रेश इसका, तब ये एरर देगा। अदरवाइज ये 250 है तो 250 रहेगा। तो जब आप किसी को भेजोगे तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐसे भेज दो, वो रिफ्रेश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो वैल्यू फिर सेव नहीं करेगा, वैसे ही बिना सेव करे अपने वर्कबुक को क्लोज करके फिर से ओपन करेगा, क्योंकि उसको डेटा से मतलब। या तो आप इसे फिर वैल्यूज में कन्वर्ट करके भेजो।
या आपने उसे जो फाइल भी भेज दोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपके सिस्टम का डेस्कटॉप, जैसे देखो मेरे कंप्यूटर का नाम है होम, आपके कंप्यूटर का नाम होगा आकाश, दीक्षा के कंप्यूटर का नाम होगा दीक्षा। तो ये वाली बात भी उसके पास ही होनी चाहिए, इसी जगह पे डेस्कटॉप पे ही रखेगा तभी बात बनेगी। नहीं तो इधर आएगा। नहीं तो एरर आएगा। Okay. या तो इसी अगर इसी एक्शन में दूसरा शीट ऐड करके वीलुकअप कर रहे हैं तो उस केस में नहीं एरर आएगा, राइट? क्या हाँ, आएगा? तो उस केस में क्यों एरर आएगी, वो तो इसी शीट पे है ना, तो उसमें पांच हम्म, पांच फोल्डर बनने का सवाल ठीक नहीं है। है। ना, देखो मतलब जो अभी आपने किया था पुराने शीट के साथ, वो उसका लोकेशन चेंज कर दिया था ना डेस्कटॉप से हटा के। नहीं नहीं, उसका नाम चेंज कर दिया था मैंने। देखो इसका नाम हम्म। मैंने सैटरडे कर दिया है, न्यू माई सैटरडे, उसका नाम सैटरडे था। हम्म। तो ये सैटरडे ढूंढेगा ना भाई, देखो यहाँ पे जो सैटरडे लिखा है तो सैटरडे ढूंढेगा। अब माई सैटरडे इसे कैसे पता लगेगी, तो ये इसी को खोज रहा है, ये सैटरडे उसे मिल नहीं रहा, सैटरडे वाली फाइल। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक। हाँ। चलो आगे हम्म, मूव करते हैं। देखो यहाँ पे आपका ये डेटा है, जो ह्यूमन रिसोर्स वाला डेटा मैं बोल रहा था, ये वाला डेटा है। एंड यहाँ पे लोगों की आईडी दी गई है, एंड आईडी से आपको लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये चीज़ें लेके आनी है। अभी तक वीलुकअप से एक ही वैल्यू लेके आ रहे थे, अभी वीलुकअप से सारी वैल्यू लेके आ रहे हो। तो देखो मैंने क्या काम करता हूँ, मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने वीलुकअप लिखा, ये लिया मैंने। देखो इसे लॉक करोगे, नहीं तो लॉक नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। मैंने रेंज को लॉक कर दिया, हमने लॉक कर दिया अपने। अब देखो लास्ट के लिए लिखोगे कॉलम नंबर 2, क्योंकि लास्ट नेम इस रेंज में दूसरे वाले कॉलम पे है, तो आपने 2 लिखा एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा, और इस फॉर्मूला को आप ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पहले वाले को लॉक नहीं किया था। तो आईडी के बजाय जो लास्ट नेम को सर्च कर रहा है इसमें, और जो लास्ट नेम में सॉरी लिंज को सर्च कर रहा है इसमें, वो मिल नहीं रहा। तो इसका हमें इसी पे रोकना था कि ये ना मूव करे। तो इसीलिए मैं बोला था कि इसे लॉक करना भी जरूरी है। इसे लॉक करोगे कॉलम को, ठीक है। तो हमने इसमें ए को लॉक किया है। अब देखो मैं इसे ड्रैग करता हूँ हर जगह पे, तो सब में यही वाली वैल्यू, अच्छा ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो सब पे ये फॉर्मूला नीचे तक भी फैला देता हूँ, कंट्रोल आर कंट्रोल डी करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये 5 7 है नहीं, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो इसका तो आप जानते हो क्या इलाज है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 था, अब फर्स्ट में आओगे तो इसका फर्स्ट नेम है भाई कॉलम नंबर 3, तो आप यहाँ पे आके कॉलम नंबर 3 करोगे हाथ से, और फिर ये नीचे तक ड्रैग कर दोगे। तो देखो जैसे 165 वाले का नाम है जूलियन करके है, पहला नाम लेफ्ट लेफ्ट, फिर फर्स्ट नेम जूलियन, और ईमेल के लिए आप कहोगे ये कॉलम नंबर 3 होगा। तो ये हाथ से जाके आपने 3 बना रहे हो, सॉरी इसे 3 बनाओ और ट्रैक कर लो नीचे तक। वैसे ही फोन के लिए आके आप कॉलम नंबर 4 बनाओगे और आप इसे ड्रैग कर रहे हो, ठीक है। तो देखो ये 65 वाले की ईमेल आईडी लेफ्ट जे pby@.com, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम किया आपने कि हर एक में जाके कॉलम नंबर आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कॉलम नंबर हर एक को जाके मैनुअली चेंज करो। तो आप क्या करोगे इसमें कि जो कॉलम नंबर है ना, इसका कहीं रेफरेंस लिख दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, और उस रेफरेंस को आप इसमें कर लो ऐड लॉजिकली। तो 2 चाहिए तो 2 था, तो 2 को मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखो
इसे ड्रैग कर दो, इन सबको डिलीट करूँ, एक जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया, एक जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया और ड्रैग कर लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, और फिर नीचे भी ड्रैग कर लो, सॉरी अब नीचे ड्रैग करूँगा तो देखो एक चीज़ की गलती है कि यहाँ पे जो ठीक था राइट में भी जा रहा है तो ठीक है, लॉक नहीं है, देखो ये C2 लॉक नहीं है तो ये इस पे आ गया, लेकिन जब ये फॉर्मूला मेरा नीचे जा रहा है तो C2 से C3 बनते ही ये इस पे आ गया, ये कोई कॉलम नंबर बन नहीं रहा क्योंकि मुझे कॉलम नंबर 2 हासिल करना था। तो आप इसे वाइजली लॉक कर दोगे, लॉक करोगे रो नंबर को, 2 को लॉक करोगे कि ये इसी रो में हमेशा रहे, रो नंबर 2 में ही घूमते रहे, नीचे ना जाए ना ऊपर जाए। अब इसे आप ड्रैग करोगे हर जगह, ये सही से काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे आ गया, बस आप इसे ड्रैग कर दो, एक ही फॉर्मूला हर जगह काम कर गया, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रखा है तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा तो कॉलम नंबर 5 बनना चाहिए, तो इस हिसाब से ये चलता रहा है। तो ये E2 आपके 5 डिलीवर करेगा और ये कॉलम नंबर 5 का आउटपुट आपको जनरेट कर दिया करेगा, ठीक है। सर आपने जो ऊपर में 1 2 3 4 5 लिखा है उसको सेलेक्ट किया है ना, उसको सेलेक्ट करने के बजाय हम ये जो हेडर है उसको भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ये तो ये इस पे लिखा है 2 3 4 5, अगर मैं E2 कहूँ तो E2 में क्या मतलब है, 5 है ना, ये 5 लिखा है ना, तो E2 का मतलब 5 होगा ना मेरे भाई। अब यहाँ अच्छा पे तो अच्छा आपने लिखा है फोन, तो फोन से कैसे कहोगे कॉलम नंबर अच्छा 5, हाँ हाँ ठीक। ये इसकी वैल्यू है। एक बार फॉर्मूला दिखाना। अरे इसमें क्या है, जो 5 लिख रही थी ये E2 को अपने पकड़ा दिया भाई वहाँ पे 5 लिख के। ठीक है, रो को आपने लॉक कर दिया कि उसी रो में रहेगा, और कॉलम को फ्री हाँ कर दिया क्योंकि कॉलम मूव करेगा। ओके, तो हाँ फिर वो 1 से 2 और 3 4 5 पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। हम्म। इसमें एक बात का रिस्क है, देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी है। क्या तो आपने एक बताया था वी लुकअप के साथ मैच लगा दे, हाँ तो ये आ हाँ जाएगा हाँ, वो। सारी चीजें बताऊंगा, सारे सिनेरियोस। ओके। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, ये जरूरी नहीं कि इसी के सर पे लिखो, आपका मन करे यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिखो, आपका वो मूवमेंट बना होना चाहिए। आपने ये लिखा है, किसी ने देखा यार इसका क्या मतलब है, आके उसने डिलीट कर गया, आपने जिसको ये रिपोर्ट बना के भेजी थी उसे ये बात नहीं समझ में आई क्यों लिखा गया, उसे लगा ऐसे लिखा है भाई, अब वो इसने डिलीट कर दिया, आपका वैल्यू ही चली गई, फॉर्मूला गया काम से। तो अब देखो दूसरा तरीका है आपके पास, देखो जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2, जब ये यहाँ पे आए तो 3, यहाँ पे जाए तो 4 5, फिर यहाँ पे आए तो 2। तो देखो क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन होता है कॉलम करके, कॉलम करके एक फंक्शन होता है। तो इसमें अगर देखो रेफरेंस ऑप्शनल है, अगर ये रेफरेंस नहीं दोगे तो जहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हो ये उसका रेफरेंस आपको खुद ही डिलीवर करके बताएगा। तो जो जी होता है कॉलम नंबर 7 होता है, तो ये खुद का कॉलम नंबर बताएगा, तो ये 7 बता दिया। अब यही वाला इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 8 हो जाएगा, है ना। नीचे करोगे तो ये कॉलम नंबर 7 में तो 7 सब जगह छपेगा, तो दैट्स फाइन। ऐसे रो का होता है क्या? हाँ, रो का भी वैसा ही होता है एग्जैक्टली। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कॉलम नंबर बढ़ता रहेगा। अगर मैं इसमें कहूँ कि देखो जैसे जो कॉलम लिखा है आपने, इसमें से मैं -5 कर दूँ तो जो मेरी काम बन जाएगा ना, 2 3 4 5 जनरेट हो जाएगा। ये भाई 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ये 8 में से 5 गया 3 बच रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरा आउटपुट निकल गया जो मैं अचीव करना चाहता था।
अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली खुद ही कॉलम नंबर 2 में है तो खुद डायरेक्टली भी कॉलम में लिखी जा सकती है ये बातें, कि चलो उसे डिलीट भी कोई कर देगा तो मेरे फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम लिख दो भाई बस, उसे आप डिलीट भी कर दो तो भी मेरे फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इसमें अगर ये इसको मूव करे उस रेंज हाँ, को, तब दिक्कत आएगा। तो मूव तो किया मैंने। आपने रेंज को मूव करोगे मतलब वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना कॉलम, अगर उसको मूव हाँ करके हाँ उधर हाँ, करोगे तब प्रॉब्लम इसमें आएगा ना कोई इसमें। और कॉलम ऐड कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हम्म। यही बोल रहे करेक्ट। हो ना। हम्म। तो उसका भी है जुगाड़, बहुत सारे जुगाड़ है, तो ठीक है। ये वाला काम देगा, माइनस करके 5 कर दोगे उसके पहले जितना तो ज्यादा फिर वो था। भी गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, इसमें ऐड करोगे अगर कॉलम तो फिर गड़बड़ तो होगा। देखो फिर उसके बाद एक और सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा देखो कॉलम में जब कॉलम लिखते हो ना तो किसी का रेफर दे दो, यहाँ पे रेफर दे दो, तो इसका रेफरेंस B1 का कॉलम नंबर देगा जो कि 2 है, अब खुद का नहीं देगा। तो वैसे लिख के किसी का रेफरेंस पास कर सकते हो उस कॉलम में, यानी ये वाला फॉर्मूला ले जाके डायरेक्टली उसमें लिख दो, ठीक है। तो आगे पीछे जाएगा उसी हिसाब से जो करता रहेगा सिंक। अदरवाइज जो आपके पास दूसरा वाला है कॉलम्स करके होता है, ये भी काफ़ी हद तक मतलब कि एरर प्रूफ है। तो इसमें ना देखो मल्टीपल कॉलम्स लेता है, ऐसे मैंने ले लिया कॉलम, 2 कॉलम लिया मैंने, पहले वाले को लॉक कर दो, पहले वाले को रो कॉलम दोनों लॉक कर दो, दूसरे वाले का क्या करोगे, रो लॉक कर दो, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला मेरा नीचे जाएगा ना तो ये रेफरेंस भी नीचे खिसकना शुरू करेगा, रेफरेंस भागेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, मीनिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रो को लॉक कर दे रहा हूँ मैं, तो देखो ये सही से नंबर देगा, इसमें आएगा देखो 2 3 4 5 दे रहा है, क्योंकि अपने पहले वाले को लॉक रखी हो तो ये यहीं पे पहला वाला G6 रुका रहेगा और ये IJKL इस तरीके से बढ़ेगा आगे आगे। देखो यहाँ पे ये J तक पहुँच गया J, अब J लॉक नहीं है तो आगे आओगे तो K बन जाएगा इस पे, तो देखो ये K बन गया और ये यहीं पे रुका है। नीचे भी ड्रैग करोगे तो आपको स्मूथली आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये 2 कॉलम है इस रेंज में, तो कॉलम 2 बता रहा है आपको, खाली कॉलम्स की बताएगा। तो आप ये यूज कर सकती हो, कॉलम्स लिखिएगा, किसी भी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, कॉलम्स लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया, पहले वाले को लॉक कर दिया हमने, और इसके रो को नहीं लॉक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में कोई डिलीट उलीट भी करे तो भी आपका डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये कैसे समझ नहीं आ रहा है, कॉलम्स वाला फॉर्मूला जो लगाया है वो 2 सी कैसे स्टार्ट हो रहा है। इसमें कितने कॉलम है बताना जरा, तो सेलेक्ट 2। ठीक है भाई, अब इसमें कितने कॉलम है, ओके, मूव कर, ठीक है। अच्छा, ठीक है इसमें समझ आपने गए हम। हाँ रो को वो कर दिया लॉक, और कॉलम को लॉक नहीं किया तो कॉलम मूव करेगा बट रो वही रहेगा। ओके। हाँ नहीं तो देखो अगर लॉक नहीं करूंगा ना, जो नीचे भाग के आएगा वो देखने में बड़ा खराब सा लगता है, हटा देख के दिखाता हूँ मैं, ये अभी भी वही नंबर जनरेट करेगा आपके लिए, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस वही जनरेट करेगा, बट ये हम्म। देख के अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये इतना फैलने लगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो फैल रहा है, हम्म। तो आप ही को कंफ्यूजन होगा यार कि इसमें कितने हैं रेंज, ये भागते भागते नीचे चला जाएगा ऐसे ऐसे जैसे जैसे फॉर्मूला, तो उसे ढूंढोगी ये कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं, तो इसलिए बढ़िया से रोक के रखो। ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। बट इसकी एक कमी है, देखो ये ना एक सीरियल नंबर में जनरेट करता है 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल दूँ फोन और यहाँ पे बोल दूँ ईमेल, तो भाई अब ये आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोन के लिए होना चाहिए कॉलम नंबर 5, आज ये सीरियल वाइज जनरेट करता है, तो यहाँ पे मेरा 4 की जगह पे मुझे 5 चाहिए, तो अब ये तो काम करेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसके हिसाब से फोन के हिसाब से देखो ये वाला फंक्शन आपको डिलीवर कर रहा है कॉलम नंबर कितना, 5। हाँ
यहाँ पे जो डिलीवर कर रहा है हाँ 5, चार। चार चार डिलीवर कर रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पे 5। हम्म। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आके हाथ से लिखना पड़ ही जाएगा आपको, फिर इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉलम नंबर 5 करना पड़ेगा, और इसमें आके फिर आप चेंजेस करोगी। तो ये एक सीक्वेंस की है तो ठीक है, सीक्वेंस में सीरीज जनरेट करके दे देगा, दैट्स फाइन। बट बाकी के केसेज में सही से ये वर्क नहीं करेगा, इसमें आपको -1 भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये कॉलम नंबर 6 है तो होना है कॉलम नंबर 5, तो मैंने इसे ड्रैग कर दिया, दैट्स फाइन। ठीक है। नाउ अब आगे देखिए, वो जो सॉल्यूशन है वो अभी आगे वाले में मिल जाएगा सॉल्यूशन मैच के साथ। आप ये बताइए यहाँ पे आप क्या लगाओगे। आईडी दिया गया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ईमेल लेके आनी है, फोन नंबर लेके आना है। यहाँ पे एच लुकअप लगेगा। आकाश आप सर वी लुकअप लगेगा क्योंकि डेटा वर्टिकल ही है। हाँ, जो आपका डेटा सोर्स है वो देखना है दीक्षा। अच्छा ओके, ऊपर से आ रहा है ये। हाँ, ठीक और है। कहाँ से आ रहा है वो। हाँ तब तो वी लुकअप ही रहेगा। देखो आपने वी लुकअप लगाया, ये लिया आपने। अब देखो इसे लॉक करना है, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब लेके आना है। लॉक नहीं करूंगा तो ड्रैग करूंगा तो वो नीचे भाग के आने लगेगा। लॉक इसे भी करो रेंज को। और ये लास्ट नेम के लिए क्या है, कॉलम नंबर 2 है ना, एंड 0। अब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट है कॉलम नंबर 3, तो भाई इसके लिए कॉलम नंबर 3 लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे आपने वहां पे सीरीज जनरेट करे हो ना, तो ऐसे यहाँ पे भी सीरीज जनरेट कर लो। रो का कॉन्सेप्ट लगाइए, रोज लिखिएगा, और इसमें 2 रेंज पास कर दो भाई। पहले वाले को लॉक रखो, दूसरे वाले को फ्री रखो, तो ये 2 3 4 5 होता रहेगा। और सेम सीक्वेंस में भी मेरा डेटा है, तो 2 3 4 5 बस यहीं उठाओ, कॉपी करो, यहाँ से चेप दो। रोज लिखना है, कहीं का भी 2 रो ले लो, जरूरी नहीं कि यहीं पे लोगे। पहले वाले को लॉक करिए, दूसरे वाले को वैसे खुला छोड़ दो। ये ब्रैकेट लगाना भूल गया, सॉरी। बस अब एक ही जगह अपने फॉर्मूला लिखो, ड्रैग कर दो, सब जगह अपने आप ही सही से दे देगा। सेम सीक्वेंस में है, आप इसे बदलोगे ये भी बदलेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, बदल गया। अब इसमें देखोगे तो ये रेफरेंस दिखा रहा है, तो दिखने दो, रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली एक रेफरेंस ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। नहीं सर ठीक। चलो आगे बताऊं। बताओ। चलो देखो, ज़्यादा नहीं हो रहा ना, ये लास्ट है इसका, फिर कल के लिए छोड़ दूंगा मैं। ओके। देखो आपको यहाँ पे आईडी दी गई है फ़ोन। अब देखो फ़ोन है 5वां नंबर, तो यानी ये वाली जो आईडी दी गई है 1063 वाली, इसका आपको फ़ोन लेके आना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से लेके आना है। तो आपने वी लुकअप लिखा और आपने ये लिया, तो अब आप क्या करना है भाई, लॉक कर दूं इसे मैं, और फ़ोन के लिए आपने लिखा कॉलम नंबर 5 एंड देन 0। पहले वाले को भी लॉक कर दूं, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 आपने लिखा है ना, तो ये फ़ोन है, इसके बेसिस पे आप समझ रहे हो कि ये 5वें नंबर का है। तो देखो एक फंक्शन होता है आपका मैच, कमाल का फंक्शन है ये मैच। मैच ना किसी की भी ना वैल्यू की पोजीशन बताता है कि ये कौन सी पोजीशन पर बैठा है। देखो मैंने लिखा मैच, लिख रहा हूं मैं, लुकअप वैल्यू यानी फोन पता करना है ये कौन सी पोजीशन पर है, तो इसे सेलेक्ट करो। और ये एक ही रेंज लेता है, जैसे या तो इसे आप ऐसे चलाओ एक ही कॉलम में, या तो एक ही रो में चलाओ ऐसे। मल्टीपल रोज नहीं ले सकते हो, और मल्टीपल कॉलम दोनों साथ में नहीं होगा।
या तो मल्टीपल रो लोगे तो मल्टीपल रो लो, अगर मल्टीपल कॉलम ले रहे हो तो खाली मल्टीपल कॉलम लीजिएगा ऐसे। तो मुझे इसी में तो आके देखना होता है कि फोन नंबर कौन से पोजीशन पर है भाई। इसे लॉक कर दिया जाए एंड 0। तो देखो ये B32 में B32 में फ़ोन है और फ़ोन की पोजीशन चेक करी जा रही है, इसमें कौन सी पोजीशन पे, 5वें पोजीशन पर। तो ये आंसर मिल गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसे मैं इस साइड में ड्रैग करूँ मैं, देखो तो देखो हमने B32 जो है, अब ये लॉक नहीं है तो ये इधर आएगा, तो ये फर्स्ट का पोजीशन बताएगा, है ना। फर्स्ट का पोजीशन इस रेंज में कौन सी पोजीशन पे है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 दे रहा है ना। हाँ सर। तो यही वाला फॉर्मूला कॉपी करो, जो आपने वहां पे हाथ से 5 लिखे थे ना, उसको इससे रिप्लेस कर दो, इस 5 को बजाय ये लिख दो आप। ठीक है, बस अब आप इसे ड्रैग कर दो, ये समझाने के लिए है, कुछ है नहीं। तो देखो जैसे इसमें कुछ बदलोगे, डेटा वैलिडेशन लगाए, मैं ईमेल करूंगा तो ये ईमेल में बदल जाएगा, क्योंकि ईमेल होते ही ये चेक करेगा ईमेल की क्या मैच चेक करेगा, क्या देगा मैच, ईमेल की पोजीशन क्या हो जाएगी, 4। 4। हाँ, ये ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 4 हो जाएगा आपके लिए। तो देखो ये 4 और ये कॉलम नंबर 4 इसे यूटिलाइज हो जाएगी, तो ये ईमेल दे देगा। तो इसे जिसमें भी बदलोगे ये बदल जाएगा आराम से। इसे ईमेल यहाँ पे आके हाथ से ईमेल लिख दोगे भाई, ये ईमेल हो जाएगा, ये ईमेल में अपने आप बदल जाएगा। इसे फ़ोन करना है, इसे फ़ोन लिख दो, ये फ़ोन में बदल जाएगा। कॉलम नंबर 4 होते ही, 3 होते ही ये उसी के अकॉर्डिंगली मैच बदल जाएगा। तो ये रो और कॉलम से बेटर है कि मैच ही लगा ले इस केस में। तो हाँ, मैच ही लगाओ, मैच बुलेट प्रूफ है। इसमें सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो जो हर बार नया काउंट कर लिया करेगा ना, करेक्ट। उसका काउंट कर लिया करेगा। तो इतना रिवाइज कर लेना है। कल मल्टीपल टेबल्स, सॉरी, लुकअप लगाना सिखाऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल का CSC फार्मूला के साथ भी, हेल्पर कॉलम भी इम्प्लीमेंट करना एंड सो ऑन। बाकी कोई डाउट है तो पूछिए। ये रो कॉलम जो आप लगाए हो और ये मैच जब लगा रहे हैं, तो इस केस में तो मैच ही यूज होता है ज्यादा, मतलब रो कॉलम वाला जो कंडीशन, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं हाँ, देखी। मैच ही यूज होता है, मैं सही बात है, मैच यूज करना ज़्यादा बेटर है ट्रूली। मेरा कहने का मतलब कोई है कि ऐसा मुझे सिचुएशन आएगा कि जैसे मैच फेल हो गया, वहां पे रो कॉलम यूज होगा, ऐसा नहीं, कुछ? मैच नहीं फेल हो सकता भाई। ओके। हाँ, मैच एक केस में फेल हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है ना, इस डेटा का हेडर बदल जाए तो। हाँ, हेडर बदलेगा तो पक्का, वो तो हाँ मैच तो फेल हाँ, होगा, अगर क्योंकि ईमेल की एग्जैक्ट बजाय ईमेल नेम एड्रेस लिखा मिलना मिले, चाहिए। हाँ, फ़ोन की बजाय मोबाइल नंबर लिखा हो, तो फिर हम्म, आपका मैच नहीं काम कर हाँ, पाएगा। उस केस में नहीं करता, तो करेक्ट। उसके ऊपर आप अपना एक हेडर लिख लेना अपने हिसाब से, जो मैच के साथ काम करे, है ना। करेक्ट। हम्म, अभी कितना डेज लगेगा ये लुकअप वाला पूरा कंप्लीट होने में? ये 1 दिन और लगेगा आई थिंक, हाँ। कल तो लग रहा तो है ये तो खत्म। देखो वी लुकअप में 1 दिन लगेगा अभी, इसके साथ